अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज आईजीसीएसई और ओ लेवल की अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हैं। और आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको ना अकाउंटिंग की रियल सेंस में किस तरह से कंपनीज़ में प्लेसमेंट होती हैं चीज़ों की, कौन सी चीज़ कहाँ पुट होती है वो समझाऊंगा। अब तक आपने कुछ नाम सुन लिए, उनकी प्रैक्टिस कर ली, जर्नल देख लिया, जर्नल लेजर देख लिया, उसके बाद आपने परचेज़ लेजर, सेल्स लेजर देख लिया, आपने कैश बुक, पेटी कैश बुक देख ली। उसके अलावा आपने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लिए, सेल्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब चीज़ें आपने देख ली हैं। अब यूँ समझें कि आपने एक कमीज़ की मुख्तलिफ़ टुकड़े देख लिए, कॉलर देख लिया, आस्तीन देख ली, दामन देख लिया, बटन देख लिए। अब हम इनको मिला के सिएंगे और पूरी एक शक्ल आपके सामने रखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी। तो टॉपिक है जनाब आज का बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और इसको सब्सिडियरी बुक्स, ये सब इनको कहा जाता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, मुख्तलिफ लेवल पे। तो ये कौन कौन सी होती हैं और इसका क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग करते वक्त बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे पोजीशंस होती हैं जहाँ पे जैसे कि सेल्स हो रही है, सेल्समैन बैठा हुआ है, वो चीज़ें बेच रहा है, तो बैठ के जर्नल के अंदर या जर्नल लेजर के अंदर पूरी पोस्टिंग वहाँ बैठ के नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है ट्रेड का कि खटाखट चीज़ें उसको बेचनी है, तो वो बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बुक्स में रिकॉर्ड कर पाता है। फिर एक तरफ सेल्स इनवॉइस तो जा ही रही है, तो वो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड मौजूद है बिज़नेस के पास, फिर प्लस उसी वक्त एक और एंट्री भी करो, तो ये पॉसिबल नहीं होता बिज़नेस के लिए कि पहले सारी प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज़ जर्नल वाली की जाएँ और फिर उनको जर्नल लेजर में पोस्ट किया जाए। तो ये काम जो है ना वो आफ्टर वर्ड्स होते हैं बहुत से काम, और जिस वक्त जिस जगह पे हाथ के हाथ सेल्स परचेज़ हो रही होती है उस काम के लिए उन्होंने अपने छोटे छोटे अलग तरह के खाते बना लिए होते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री या सब्सिडरी बुक्स उनको कहते हैं जहाँ पे के इंफॉर्मेशन फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है। जैसे ही कोई काम हुआ वो इन्फॉर्मेशन जहाँ फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुई वो जगह बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहलाती है। तो वो कौन कौन सी बुक्स हैं जहाँ प्राइम एंट्री यानी काम होते ही एंट्री होती है? उसमें कैश बुक है। अब कैश बुक में आपको पता है कैश में कैश का अकाउंट भी होता है और बैंक का भी होता है। उसके अलावा पेटी कैश बुक भी है, जैसे कोई ख़र्चा होता है वैसे ही पेटी कैश बुक में एंट्री होती है। उसके अलावा कुछ जर्नल्स होते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि लेजर और जर्नल में फ़र्क होता है। ठीक है, लेजर की ये फॉर्म होती है, ठीक है, जर्नल जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सेल्स जर्नल। ठीक है, सेल्स रिटर्न जर्नल, ये क्या होता है अभी समझाता हूँ मैं आपको। परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। उसके अलावा बाज़ जगहों पे जनरल जर्नल, या कहीं पे इसके अलावा भी कुछ और बुक्स बनाई जाती हैं कि हम यहाँ पे पहले ही अपनी एंट्री पास कर देंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज बाद में शाम को या वीकेंड पे या मंथ एंड पे ये एंट्रीज जो हैं वो फिर आगे पोस्ट कर देंगे। ठीक है,
अब कैश बुक, पेटी कैश बुक अच्छी तरह से हम देख चुके हैं और उसके एंट्रीज भी देख चुके हैं कि जैसे ही कुछ होता है हम किस तरह से पेटी कैश बुक या कैश बुक में एंट्रीज कर रहे होते हैं। ये एंट्रीज अभी जर्नल में या जर्नल लेजर में अभी फ़ौरन नहीं जाती, बल्कि क्लोज़ की जाती है पेटी कैश बुक या कैश बुक, और फिर उसके बाद जब आप अकाउंटिंग की साइकिल अपनी चलाते हैं तो वहाँ पे इसके बैलेंस को ले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अकाउंटिंग के अंदर उनके सारे महीने में, सारे हफ्तों में, सारे दिनों में जो जो काम होते हैं उनको उन्होंने बांट दिया कि कैश का काम इसके हवाले कर दो, सेल्स का रजिस्टर इसके हवाले कर दो, परचेज का रजिस्टर इसके हवाले कर दो, बाकी एंट्रीज इसके हवाले कर दो। तो ऐसा अलग अलग जर्नल, अलग अलग रजिस्टर्स बनाने से क्या होता है कि काम तकसीम किया जा सकता है, बांटा जा सकता है मज़ीद लोगों को। एक वक्त में मुख्तलिफ लोग भी इस काम को कर सकते हैं। एक ही अकाउंटेंट बैठा हुआ कोई हर काम नहीं कर रहा होता। तो सेल्स जर्नल क्या है? सेल्स जर्नल वो मुख्तसर सी किताब है। ये सेल्स लेजर नहीं है। सेल्स लेजर तो एक अकाउंटिंग की प्रॉपर बुक है जिससे के थ्रू आपकी आगे अकाउंटिंग पूरी चलेगी, जहाँ से आप इनकम स्टेटमेंट तक पहुँचेंगे। सेल्स जर्नल वो है जिसमें कि सेल्समैन जो बैठा हुआ है वो अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। कौन सी? क्रेडिट सेल्स को। अब आपने कहा, आप कहेंगे सर ये क्रेडिट सेल्स के लिए तो सेल्स लेजर नहीं होता था? या सेल्स लेजर जो होता था वो वाकई क्रेडिट सेल्स के लिए प्रॉपर एक अकाउंटिंग रजिस्टर होता था जिसमें के टी अकाउंट्स बने होते थे, लेजर्स बने होते थे अलग अलग हमारे बायर्स के, जिनके हम नाम लिख के उनकी क्रेडिट सेल्स प्रॉपर यहाँ पे एंट्री अकाउंट्स की एंट्री करते थे, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होते थे इनके। ये सेल्स लेजर था। लेकिन सेल्स जर्नल में क्या होता है कि सेल्स जर्नल में भाई साहब के पास एक किताबचा सा होता है और उस किताबचे में वो इनवॉइस में से एंट्रीज पास करते जाते हैं। ये पैसे इसको देने हैं, बस ये नाम लिख लो, खाली उसका नाम लिखा और इन्फॉर्मेशन लिख ली कि ये पैसे देने हैं, इसको इसलिए देने हैं, इन साहब ने इसलिए पैसे 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 देने हैं। चूँकि दिन में 500 सेल होनी है तो खटाखट 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 वो इन्फॉर्मेशन ऐसे नोट करता जाएगा। और फिर डे एंड पे या वीक एंड पे या मंथ एंड पे, जिसकी भी जैसी साइकिल है, इसके बैलेंसेस जो हैं वो पोस्ट किए जाएंगे। कहाँ? सेल्स लेजर में। जो इनके पर्टिकुलर अपने अपने अकाउंट्स होंगे उनके अकाउंट्स में जाएंगे पैसे। पहले ये सारे सेल्स, चाहे ABC को की, चाहे EFG को की, चाहे XYZ को की, सब एक ही लाइन में लिखते चले आ रहे हैं, ठक 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 ठक, एक कॉपी में नोट करते जा रहे हैं। और जब डे एंड हुआ या मंथ एंड हुआ, जिसकी जैसी साइकिल है, फिर यहाँ से उठा उठा के इनके अपने अपने जो लेजर्स हैं उनमें पोस्टिंग हो गई। और ये सेल्स के अकाउंट्स हैं, क्रेडिट सेल्स के अकाउंट्स हैं सारे, तो ज़ाहिर है सेल्स लेजर में उसकी एंट्री हो गई, सेल्स लेजर में जो उनके अपने अपने अकाउंट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से परचेज़ करने वाला जब परचेज़ कर रहा होता है क्रेडिट पे, तो वो जिस से लेता जाता है खटाखट बस ऐसे लिखता जाता है, इससे लिया, इससे इतने का लिया, इससे इतने का लिया, इससे इतने का लिया, इससे इतने का लिया। उसके बाद डे एंड पे वो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस जर्नल से निकालता है, और हर एक की अपने पर्टिकुलर लेजर में डाल देता है। तो जो परचेज लेजर है उसके अंदर सबके अपने अपने अकाउंट बने हुए होते हैं, उन अकाउंट्स में जो है वो इसकी एंट्री कर देता है। सिमिलरली डे टू डे कैश का काम जो हो रहा है वो कैश बुक में होता चले जाता है, और फिर डे एंड पे, मंथ एंड पे जब भी आप इसको क्लोज करते हैं, वहाँ से उठ के ये प्रॉपर नॉमिनल लेजर के अंदर जो है उसको फिट किया जाता है, और वहाँ से फिर ये बैलेंस शीट में चली जाती है जब आप क्लोज करते हैं अकाउंट्स को। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वो किताबें हैं जहाँ पे जल्दी जल्दी की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, ताकि हमारा काम ना रुके, रिकॉर्डिंग के चक्कर में काम ना रुक जाए, इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने के चक्कर में काम हमारा रुक ना जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स जर्नल। मुख्तलिफ़ कंपनीज में इसके मुख्तलिफ नाम देते हैं। सेल्स बुक कह देते हैं, खाली सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लो यार, ठीक है, या सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है वो सारी की सारी, सारा दिन में जो कुछ भी सेल्स हुई होती है उसमें रिकॉर्ड होती चली जाती है, और फिर आखिर में जाके ये पोस्ट हो जाती है इनके अपने रेगुलर अकाउंट्स में। सिमिलरली सेल्स रिटर्न का एक अलग किताबचा होता है, जितनी भी रिटर्न आ रही है ना एक जगह जमा करते जाओ पहले, फिर आखिर में जाके इसको इनके लेजर्स में पोस्ट कर देना। ठीक है,
तो वो एक जगह जमा करने की जो किताब है वो जर्नल है। तो सेल्स जर्नल के साथ आखिर में क्या होता है कि पहले तो आप क्या करते हैं कि कस्टमर का नाम, डेट लिखते हैं, किस डेट को ये सेल हुई थी, ठीक है, कस्टमर नेम आता है और फिर अमाउंट आ जाती है। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम नहीं बनते, क्योंकि ये सिर्फ हिसाब रख रहा है कि किस किस को बेचा क्रेडिट पे, तो यहाँ अमाउंट आ जाती है। होता ये एक्चुअली जो है वो एक साइड ही है। हमें पता है कि ये क्रेडिट साइड को ही डील कर रहा है, हमें पता है कि सेल्स क्रेडिट साइड पे ही डील होती हैं, ठीक है। इधर से परचेज लेजर होता होगा, उसमें डेट, कस्टमर नेम या सप्लायर नेम और अमाउंट होती होगी, और वो उसमें रिकॉर्ड आता चला जाता होगा। उसके बाद जब ये क्लोजिंग का टाइम आता है इसका, तो क्या करते हैं कि जो कस्टमर के अकाउंट हैं, XYZ ABC, जो जो जिसके अकाउंट हैं, डे एंड पे उसके लेजर को डेबिट किया जाता है, ताकि यहाँ से हम एंट्रीज़ को प्रॉपर पोस्ट कर दें। ये XYZ का लेजर है, ये ABC का लेजर है, इसमें पोस्ट किया जाता है प्रॉपर यहाँ से उठा उठा के, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। सेल्स तो आपको पता है नॉमिनल लेजर में लिखी हुई होती है, और सेल्स लेजर में जिसके जो जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को जो है वो यहाँ से उठा के फिर प्रॉपर एंट्रीज़ की जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि जल्दी जल्दी में प्रॉपर एंट्रीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हम ये जर्नल्स यूज़ करते हैं। अब मैं इसकी एक साइकिल आपको घुमा के दिखाऊंगा कि एंट्रीज़ कैसे हुई, ताकि कि आपको ये जब होता हुआ देखेगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल बड़ी अच्छी सी मौजूद है, इसको लेकर हम समझते हैं कि एंट्रीज़ कैसे पास हो रही होंगी। वीविंग शेड इशूड एन इनवॉइस टू CU एंड CU। इनवॉइस चूँकि इसका मतलब है क्रेडिट पे सेल की, CU एंड CU को की, किसको की, CU एंड CU। अच्छा जी, किस डेट को की, 3 अप्रैल को। कितनी अमाउंट की 510 की, नहीं, इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। अच्छा, ये एक इन्फॉर्मेशन आज यहाँ और ले लीजिए आप कि डिस्काउंट अभी फ़िलहाल आपके सामने दो तरह के आएंगे। एक ट्रेड डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि उस कस्टमर ने सेल करने से पहले हमसे पूरा डिस्काउंट की डिस्कशन कर ली, अब हम उसको इस नए रेट पे ही देंगे। ये जो लेबल पे रेट लिखा हुआ था, ये इस रेट पे हम नहीं देंगे, बल्कि देंगे ही, असल में ही हमने उसको 20% कम करके दिया है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल अमाउंट ही अब नीचे आ चुकी है, ये बाद का डिस्काउंट नहीं है। दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, कि यार ये आपको बेचा तो मैंने 100 रुपये का है, लेकिन अगर आप इस तारीख से पहले दे देंगे तो आपको 100 से कम में दे दूंगा। तो एंट्री पहले 100 की होगी, उसमें फिर डिस्काउंट मेंशन किया जाएगा और कम पैसे आए होंगे तो हिसाब रखा जाएगा। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, इसका मतलब बिका ही उतने का, यानी ये 510 का नहीं बिका, 510 का 20% निकालेंगे तो वो निकला 102 रुपये। इसको 510 में से माइनस कर देंगे तो बचा 408। तो एक्चुअली एंट्री जो है ना वो 408 की ही होगी। ट्रेड डिस्काउंट आपकी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं आता कहीं भी, उसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया था, क्योंकि अब कीमत ही ये तय हुई थी, असल में 510 नहीं तय हुई थी। ठीक है, तो हमने 408 की एंट्री कर ली। इनवॉइस नंबर कोई था, इनवॉइस नंबर हमारे पास कोई नहीं था, हमने कोई भी ले लिया, ABCD 123 या 001। ठीक है, फोलियो हमने अभी कोई भी डाल दिया जो हमारा पर सेल्स लेजर का फोलियो है। सेल लेजर में इसका पेज नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल इन साहब का जो सेल लेजर में पेज होगा वो डालेंगे यहाँ पे। दूसरी एंट्री है वीविंग शेड इशूड अ क्रेडिट नोट। अब फिर बेचा इन्होंने, कितने का बेचा, नहीं बेचा, फॉर गुड्स रिटर्न। इनवॉइस नहीं, क्रेडिट नोट, सामान वापस हुआ है, कितने का, CU एंड CU को 9 तारीख को। ये रहा सेल्स रिटर्न का, 9 तारीख को CU एंड CU को सामान वापस हुआ, $60 का, $60 का। ठीक है, अच्छा जी, $60 का वापस हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देख लें।
चूँकि इस केस में पता है कि इसको हमने जो सामान बेचा था 20% डिस्काउंट से बेचा था, तो एक्चुअल अमाउंट पे बेचा ही नहीं था, तो एक्चुअल अमाउंट का सामान वापस भी नहीं हुआ होगा। जब 20% डिस्काउंट से बेचा था, 20% डिस्काउंट के बाद ही वापस आया होगा, तो 60 का 20% डिस्काउंट 12 होता है, तो यानी 48 रुपये का सामान वापस आया होगा, $48 का। ठीक है, फिर 13 तारीख को सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू फाइन फर्निशिंग। ओके, फाइन फर्निशिंग का नाम लिख लेते हैं। 13 तारीख देखें, एक ही बुक में सब आ रहा है, फाइन फर्निशिंग। कोई इनवॉइस नंबर होगा इसका, कोई इसका सेल लेजर का अपना नंबर होगा, इन साहब का पेज नंबर। कोई डिस्काउंट था, 25% डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट 1000 का बनता है 250, इसका मतलब है 750 का बेचा होगा। ओके, फिर इन्होंने क्या किया है, द वीविंग शेड सेंड जाफर कंपनी एन इनवॉइस फॉर 220 गुड्स फॉर सप्लाई ऑन क्रेडिट। चलो, ये तो डिस्काउंट पे भी नहीं दिया, तो 20 तारीख नोट की, जाफर एंड कंपनी नोट किया। तो देखें, जो बेच रहा है उसको कितना आसान है, उसको कोई अकाउंटिंग का कुछ नहीं सोचना कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसको बस ये रिकॉर्ड करता चले जाना है अपना। इसका कोई इनवॉइस नंबर होगा, इसका कोई अपना जाफर एंड को का सेल लेजर में कोई पेज नंबर होगा। तो कितने का बेचा इनको, 220 का। ये हो गई। फिर वीविंग शेड ने क्रेडिट नोट यानी सामान वापस आया, जाफर एंड कंपनी सामान वापस आया $10 का, क्योंकि ओवरचार्ज हो गया था। तो ठीक है, इस पर पहले ही कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। तो तारीख क्या थी जी, 28 तारीख। क्या नाम है, जाफर एंड कंपनी। क्रेडिट नोट का कोई नंबर होगा, इसका कोई फोलियो होगा, रिटर्न का अलग फोलियो होगा, जहाँ पे इसकी सेल्स रिटर्न नोट की जाएगी, और अमाउंट बनेगी 10। ठीक है, ये ख़त्म हो गई अकाउंटिंग यहाँ पे उस बंदे की। उस बंदे का काम ख़त्म हो गया जो डे टू डे सामान, जो डे टू डे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा था। अब अकाउंटेंट का काम शुरू हुआ है। अकाउंटेंट क्या कर रहा है कि पहले तो इसको क्लोज़ करेगा। क्लोज़ कैसे करेगा, वो देखेगा कि जी सेल्स अकाउंट में इतनी अमाउंट हमने बेची है, तो सेल्स में ये सारी फिगर जाएगी टोटल सेल्स में। यानी अब ज़ाहिर है वो अकाउंटेंट है, उसको पता है कि ये जब एंट्री हुई होगी तो सेल्स क्रेडिट और ये साहब डेबिट हुए होंगे, फ्यू डेबिट सेल्स क्रेडिट, और फाइन फर्निशिंग जो है वो डेबिट सेल्स क्रेडिट, जाफर एंड को डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब ये सारी एंट्रीज वो उठा के एक साथ करेगा। कैसे, पहले वो करेगा 408 और 750 और 220 को जमा करेगा, ये बने 1378, ये अमाउंट बन गई। तो उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा ट्रांसफ़र टू सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट का होगा, नॉमिनल लेजर में होगा कहीं हमारे पास। इसी तरह से वो ये उठाएगा, सारे टोटल अमाउंट बनाएगा, ये बन गई 58। क्या आएगा, ट्रांसफ़र टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक्चुअल अकाउंट में अब जा रहे हैं। बुक ऑफ प्राइम एंट्री जो थी वो हमारी ये है, यहाँ पे असल में रिकॉर्ड हुआ डेटा, लेकिन अकाउंटिंग की प्रॉपर बुक में अब ये जा रहा है दिन के आखिर में, महीने के आखिर में, जब भी आपकी अकाउंटिंग साइकिल चलती है। बहुत सी कंपनीज़ में अकाउंटेंट जो है महीने में एक दफ़ा जाते हैं, वो उनके पास परमानेंट हायर नहीं होते, बल्कि वो उनको सिस्टम बना के दे जाते हैं। छोटी छोटी सी कंपनियां होती हैं कि भाई आप ये अपनी रिकॉर्ड करते रहो, बस मैं आके महीने के आखिर में सारी एंट्रीज पास कर दूंगा। ठीक है, उसने ये ट्रांसफ़र किया सेल्स और उसमें। अब देखें बाकी बुक्स में क्या हुआ होगा। एक होगा सेल्स लेजर, जिसमें इन लोगों के अपने अपने अकाउंट्स होंगे। ठीक है, एक अकाउंट होगा इन साहब का, किनका, CU का। CU की उसने देखा एक एंट्री ये रही 408 से, तो CU को डेबिट किया इसने 408 से, और यहाँ वो पूरा जैसे आप लेजर बनाते हैं वो पूरा बनेगा, और आपने यहाँ लिखा सेल्स हुई थी। या अब बैक एंड की डेट, बैक डेट्स में एंट्रीज यहाँ पे हो रही हैं, उस डेट डाली जाएगी April 3 जो भी थी। ठीक है, सेल्स तो हमने
और सेल्स का एक अकाउंट बनाते हैं, यहीं कहीं बना लेते हैं छोटा सा याद रखने के लिए। और सेल्स को हमने जो है वो क्रेडिट कर देंगे, यानी नॉमिनल अकाउंट में जो है वो हमारा नॉमिनल लेजर जो है, ये नॉमिनल लेजर चल रहा होगा, उसमें सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे सी एन सी यू की अमाउंट से और इसकी अमाउंट से, उसकी अमाउंट से। टोटल अमाउंट हमारी सेल्स की कितनी बनी थी, 1378 से। तो 1378 से क्रेडिट कर दिया। अब हर एक का अलग अलग नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड में ये पहले मौजूद है। किसी को चेक करना है कहाँ से आया, भाई जाके देख लो सेल्स जर्नल को, पता चल जाएगा कहाँ से आया। तो टोटल अमाउंट एक दफ़ा में क्रेडिट हो जाएगी। और हम यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, लिखेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ द मंथ, या आप लिख सकते हैं सेल्स जर्नल मंथली एंट्री, इस तरह की अमाउंट की बात भी लिख सकते हैं, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्स में तो उन्होंने लिख दिया। अब इन साहब के अकाउंट में ये आ गई, ये वाली एंट्री पास हो गई अलग से। ये कौन है, फाइन फर्निशिंग भाई साहब हैं कोई, फाइन फर्निशिंग का भी ऐसे अकाउंट होगा सेल्स लेजर में। फाइन फर्निशिंग साहब ने कितना किया, फाइन फर्निशिंग साहब थे 750, उनकी 750 हुई, यहाँ सेल्स लिखा हमने, यहाँ डेट लिख दी। फिर एक जाफ़र एंड कंपनी थी, ये हो गई। जाफ़र एंड कंपनी को 220, जो भी सेल्स लेजर में कहीं आए हुए होंगे, 220 कहाँ क्यों गए पैसे, सेल्स हुई थी, डेट लिख दिया आपने। फिर आपने सेल्स रिटर्न को उठा के देखा कि ओके, नॉमिनल लेजर में एक और अकाउंट बनाता हूँ मैं, सेल्स रिटर्न का टोटल अमाउंट उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, सेल्स रिटर्न की 58 रुपये। ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे सेल्स फॉर द मंथ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ रिटर्न फॉर द मंथ। ठीक है, फिर जो है मैं देखता हूँ कि इसकी पर्सनल एंट्रीज अलग अलग क्या हैं। सी यू एंड सी यू की एंट्री कितने की थी, 48 की। तो सी यू एंड सी यू जो क्रेडिट होगा, पैसे अब उसको कम देने हैं हमें, तो सी यू एंड सी यू क्रेडिट होगा। और हम लिखेंगे कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न एक्चुअल एंट्री अब हो रही है। याद है जर्नल में जो एंट्री करते थे या लेजर्स में या टी अकाउंट जिसको मैं कहता था, सेल्स रिटर्न की एंट्री अब हुई असल में। फिर जाफर एंड को की सेल्स रिटर्न हुई 10 की, जाफर एंड को के अकाउंट में गए और सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी 10 की यहाँ पे। उसके बाद इन अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया, जो भी बैलेंस करना है वो प्रोसेस तो आपको पूरा आता है। यहाँ से आगे आपको पूरा आता है कि सेल्स लेजर कैसे बैलेंस होता है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट किस तरह से बैलेंस हो रहे होते हैं सेल्स के या सेल्स रिटर्न के। ये फिर आपने बैलेंस करके आगे ये ट्रायल बैलेंस में गया, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पूरा चक्कर यहाँ से अकाउंटेंट का शुरू हो गया। तो ये सेल्समैन था और यहाँ से अकाउंटेंट शुरू हो गया। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है आसानी से। बिल्कुल इसी तरह से परचेज जर्नल होता है। सी यू एन सी यू रिसीव हुई, सी यू एन सी यू को एक इन्वाइस, अब सी यू एन सी यू कंपनी के लिए बन रहा है, इनको एक इन्वाइस रिसीव हुई जो उन्होंने गुड परचेज किए थे, और ट्रेड डिस्काउंट 20% पर, 510 पे 10%, 20% का डिस्काउंट निकाला। ये सारी सी यू एन सी यू की कंपनी के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो आपने 510 का 10% डिस्काउंट निकाला और 20%, तो ये निकला आपका 102 रुपये। ये वही एंट्री हो गई। 510 में से 102 माइनस किया आपने, तो ये 408 रुपये बने। तो ये आपने इनके परचेज रजिस्टर पे डेट डाली, सॉरी डेट डाली आपने, यहाँ पे जो है वो नेम लिखा, किससे लिया था, आपने इनवॉइस नंबर लिखा, इनवॉइस नंबर, आपने यहाँ पे फोलियो लिखा, आपने यहाँ पे अमाउंट लिखी। बिल्कुल ऐसे ही ये एंट्री पास हो जाएगी। किससे लिया था भाई, वेविंग शेड से, डेट लिखी, वेविंग शेड लिखा, फोलियो नंबर डाला, अमाउंट लिख दी 408। फिर आपने किसी से कुछ ख़रीदा, क्रेडिट नोट ख़रीदा। क्रेडिट नोट का मतलब है कि आपने वापस किया सामान। तो अब आप परचेज रिटर्न जर्नल खोलेंगे, ये परचेज जर्नल है, ये परचेज रिटर्न जर्नल है, ये खोलेंगे आपने। इसमें जो है वो एंट्री कर दी, टी अकाउंट नहीं है सॉरी, इसमें आपने नेम लिखा, वीविंग शेड को वापस किया, डेट डाली, कितनी अमाउंट वापस की, गालिबन 48 की वापस की थी, यस 48 की वापस कर दी अमाउंट।
ठीक है, फिर आपने देखा कि जिस यूएनसीयू ने इनवाइस रिसीव हुई फ्रॉम कर्टेन कंपनी, 280 का 40% माइनस किया, यहीं पे कर्टेन कंपनी अमाउंट लिख दी। फिर आपने कर्टेन कंपनी को वापस किए तो परचेज रिटर्न में लिख दिया, कर्टेन कंपनी अमाउंट लिख दी। फिर जब महीना एंड हुआ तो आपने क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही सारी अमाउंट्स जो परचेज़ की थी वो उठा के नॉमिनल ले जाए परचेज अकाउंट में डेबिट कर दी। उसके बाद एक एक बंदे को उठाया और परचेज लेजर में ले जाके उसकी एंट्रीज जो हैं वो पोस्ट कर दी, और सारी अमाउंट्स को टोटल किया, परचेज रिटर्न के नॉमिनल लेजर में पोस्ट कर दी। जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेल्स रिटर्न किया था वैसे ही परचेज रिटर्न किया। तो यूँ आपको बड़ी इजीली अकाउंटेंट को जो है वो मैनेज करना आसान होता है कि वो महीने के आखिर में एक दफ़ा बैठ के सारी अकाउंटिंग पास कर देता है, वहाँ से ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बनाना उसके लिए आसान होता है। तो बताने का मकसद ये था कि एक्चुअली जब अकाउंटिंग हो रही होती है तो जो लोग ऑन द डेस्क बैठे होते हैं, काउंटर बैठे होते हैं, जो कि एक्चुअली उस वक्त परचेज सेल्स वगैरह कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली अपनी एंट्रीज कैसे पास करते हैं और उनकी किताबों से निकाल निकाल के अकाउंटेंट किस तरह से एंट्रीज पास कर रहा होता है, ये मैंने गो थ्रू करके दिखाया आपको, एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाई। अब आपका काम ये है कि आप एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस कीजिए, शाबाश। और जब आप ये कर लेंगे तो ये हमारा एक पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसको फिर हम इसके पास पेपर्स को भी रिजॉल्व करेंगे। तो होपफुली हम अपनी बात को अच्छी तरह समझा पाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।